Hello everyone. Today I am going to next lecture 2. आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो। तो आज हम आई एम डॉक्टर अंजनी और आज हम शिक्षण विधि या प्रणाली के बारे में विचार करेंगे। शिक्षण विधि या प्रणाली है क्या चीज, क्या है, क्या होता है और इसको समझते कैसे हैं। तो शिक्षण विषय केंद्रित है। इसमें ड्रिल, समीक्षा, संशोधन, प्रश्न पूछना आदि सभी विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें दोहराव या अभ्यास करने में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि दोहराव का मतलब रिपीटेड प्रैक्टिस। दोहराव का मतलब रिपीटेड प्रैक्टिस होता है। इसकी सहायता से नए अनुभव से भी जुड़ा जा सकता है। प्रश्न तकनीक का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि शिक्षण के ज्ञान स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है कि नहीं। जैसे कि कोई टीचर ने पढ़ाया, कोई प्रोफेसर ने पढ़ाया, क्योंकि ये हायर एजुकेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये है कि कोई प्रोफेसर ने पढ़ाया, तो जब पढ़ाया तो उसने जो पढ़ाया वो स्टूडेंट ने क्या ग्रहण किया या नहीं किया, इसलिए प्रश्न प्रोफेसर द्वारा किया जाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि कितने बच्चे हमारे पढ़ाए गए लेक्चर को ठीक से पढ़ रहे हैं या याद कर रहे हैं, या उन्होंने हमारे लेक्चर को कितना परसेंट पढ़ा या सीखा। शिक्षा के स्टेज पर साधन और संसाधन प्रबंधक और मूल्यांकन की भूमिका निभानी पड़ती है। एक टीचर को स्टेज सेंटर मतलब एक तरह का वस्तु प्रदान करना या संसाधन प्रबंधन, पढ़ाई लिखाई से संबंधित संसाधन और मूल्यांकन की भूमिका निभानी, मूल्यांकन मतलब ग्रेडिंग की भूमिका निभानी पड़ती है। शिक्षार्थी की भूमिका निष्क्रिय होती है क्योंकि विषय सामग्री, शिक्षण तकनीक, शिक्षण पद्धतियां शिक्षक द्वारा तय की जाती है। यहाँ शिक्षण उपकरण के रूप में शिक्षक सहायक जैसे सामग्री जैसे दृश्य यंत्र, श्रव्य यंत्र, दृश्य यंत्र में आंख, श्रव्य यंत्र कान, दृश्य श्रव्य सहायक मॉडल चार्ट मतलब बार ग्राफ, पाई ग्राफ, चार्ट, मानचित्र मतलब मैप, चित्र, टीवी, रेडियो आदि का उपयोग किया जाता है। जिसमें शिक्षार्थी जैसे आजकल के ऑनलाइन एजुकेशन में टीवी और रेडियो का उपयोग इसलिए किया जाता है कि जो चीजें अगर छात्र पढ़ न सके तो वो टीवी के माध्यम से पढ़ ले। और दूसरा चीज ये है कि अगर नहीं टीवी से अवेलेबल नहीं है तो रेडियो के माध्यम से सुन सके। दूसरा, जिसमें शिक्षार्थी में अधिगम के प्रक्रिया के प्रति जिज्ञासा की भावना होती है। जिज्ञासा मतलब नया चीज जानने की इच्छा, इसलिए क्वेश्चन करता है स्टूडेंट। छात्रों को श्रेष्ठ रूप से सीखने के लिए
आंतरिक भावना का होना आवश्यक है। शिक्षण के इस तरह पर प्रेरणा की प्रकृति काफी सीमा तक बाहरी होती है। नेक्स्ट, शिक्षार्थी के लिए मूल्यांकन प्रणाली, इवैल्यूएशन सिस्टम फॉर लर्नर। मूल्यांकन प्रणाली मुख्य रूप से मौखिक और लिखित निबंध प्रकार की परीक्षा सम्मिलित है। निबंध क्यों? क्योंकि निबंध एक व्यक्ति विशेष पर नहीं होता। निबंध एक जैसे कि गाय पर निबंध लिख लिया, जानवर, कोई एक सब्जेक्ट पर होता है, कोई एक वस्तु या विषय से अलग भी हो सकता है। मूल्यांकन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों पर किया जाता है कि इतना परसेंट लाना है, इतना परसेंट आएगा तो ये ग्रेड मिलेगा, उतना परसेंट आया तो वो ग्रेड मिलेगा। यहाँ छात्रों की मदद करने की शक्ति की जांच के लिए मौखिक और लिखित दोनों परीक्षाएं आयोजित की जाती है। मौखिक जैसे कि मॉक टेस्ट हो गया, और लिखित मतलब कि कैट, कंटिन्यूअस असाइनमेंट टेस्ट लाइक, और क्या है, ईटी, मिड टर्म, इस टाइप के एग्जाम की बात होती है। लिखित परीक्षा के लिए शॉर्ट टाइप, रिकॉल टाइप, रिकॉग्नाइजेशन टाइप, मल्टीपल चॉइस, मैचिंग टाइप। शॉर्ट टाइप में क्या है, 1 मार्क्स क्वेश्चन हो गए। रिकॉल टाइप मतलब 3 से 5 मार्क्स क्वेश्चन हो गए। रिकॉग्नाइजेशन टाइप 5 to 7 मार्क्स हो गए। मल्टीपल चॉइस 1 मार्क्स ही क्वेश्चन। और मैचिंग टाइप एक दूसरे से मैच करना। ऑप्शन दिए हैं 4-5, जो भी हो उसमें मैच करना। टेस्ट वस्तु का उपयोग, मैचिंग टाइप टेस्ट वस्तु का उपयोग किया जाता है। यहाँ शिक्षण के लिए प्रश्नों की अधिकतम संख्या का प्रयास करना आवश्यक है। स्मृति के मनोवैज्ञानिक आधार, शिक्षण का स्तर, साइकोलॉजिकल बेस्ड ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। जीन पियाजे के अनुसार स्मृति स्तर मुख्य रूप से स्कूल में प्रारंभिक कक्षाओं से संबंधित है। यह संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संचालन पर स्तर पर आधारित है। वे अमूर्त अवधारणाओं पर कार्य न करके अपने मानसिक विकास के अनुसार वास्तविक अर्थ और प्रकृति का विश्लेषण किए बिना सरल अवधारणाओं को आसानी से सीख सकते हैं। सामान्य तौर पर विद्यार्थियों से सीखे गए तथ्यों पर विचार करने, चिंतन करने या प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। नए हैं सिद्धांतवादी हर्बर्टियन की धारणा के सिद्धांत के अनुसार युवा छात्र मन इस स्तर पर स्वयं को और अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए तत्पर होते हैं। इनके अनुसार ये है स्वयं को, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, स्वयं को मैं कौन हूँ, कहाँ आया, किस जगह पर रहता हूँ, क्या कहा, कौन, क्या, कहाँ, कैसे, ये सब आसपास की दुनिया, आसपास में कौन रहते हैं, क्या रहते हैं, मतलब ये और आसपास में किस विचारधारा के लोग रहते हैं कि दुनिया को समझने के लिए तत्पर रहते हैं। ये जनरली अक्सर छोटे बच्चों में पाया जाता है।
मस्तिष्क वैसे ही अधिक मात्रा में तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित करने के लिए तैयार होता जाता है, जिसमें अवधारणाएं, तत्व, संरचनाएं, मॉडल, सिद्धांत आदि सम्मिलित है। पावलोव और स्किनर के अनुबंधन अनुकूलित कंडीशन सिद्धांत की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। इसके द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सही प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सकता है, रेनफोर्स किया जा सकता है, ताकि सीखी गई विषय को दीर्घ समय तक सरलता से याद किया जा सके। शिक्षण स्मृति स्तर के लिए सुझाव। अब इसमें क्या क्या होते हैं? पहला, शिक्षण सामग्री वस्तुनिष्ठ और उपयोगी होना चाहिए। दूसरा, शिक्षण सामग्री सीमित होने के साथ साथ सरल से अधिक जटिल की ओर अग्रसर होनी चाहिए। शिक्षक सहायक सामग्री को निम्नलिखित भागों को व्यवस्थित, एकीकृत और अनुक्रमित करके संगठित किया जाना चाहिए। छात्रों की स्मरण शक्ति में सुधार सुनिश्चित करने के लिए निरंतर मूल्यांकन को ध्यान में रखना जाना चाहिए। नित्य प्रयोग और अभ्यास से छात्रों की स्मृति में अधिक सामग्री की अवधारणाओं को बढ़ाया जा सकता है। कक्षा अनुदेश के दौरान निरंतर सुदृढ़ीकरण, रेनफोर्समेंट आवश्यक होना चाहिए। शिक्षण के अवबोध स्तर को समझना, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। मॉरिसन, यह भी एक साइंटिस्ट है, एक तरह से साइंटिस्ट ही है, जो कि शिक्षण अवबोध स्तर के प्रमुख प्रस्तावक हैं। यह स्मृति और अंतर्दृष्टि, मेमोरी, पल्स, इंसाइट हैं। यह विषय की दक्षता पर निर्भर करता है। यह विद्यार्थियों को सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, सिद्धांतों, तथ्यों और अनुप्रयोग भागों को समझने और उन्हें बौद्धिक व्यवहार विकसित करने से के भी अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। इस स्तर पर शिक्षण का स्तर स्मृति स्तर की तुलना में उच्च होता है। इससे विद्यार्थी संज्ञानात्मक क्षमताओं का उच्च विकास होने पर विचार करने, तथ्यों को अधिक तार्किक और प्रस्तुतीकरण, उनका अर्थपूर्ण विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाते हैं। वे सिद्धांतों और तथ्यों के बीच संबंधों का मूल्यांकन करते हैं और तथ्यों को आत्मसात करने के लिए भी स्थान भी प्राप्त करते हैं। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? डिफरेंट लोगों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है। वो अपने आप से बच्चा सोचने में सक्षम है, इसलिए वो खुद से सोच लेता है। कभी कभी ये उद्देश्य गार्जियन द्वारा भी बनाए जाते हैं, जिस पर विद्यार्थी को अमल करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, पेरेंट डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव। सेकंड होता है स्टूडेंट डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव। पुराने जमाने में पेरेंट ही डिसाइड करते थे कि बच्चा बनेगा क्या, लेकिन आजकल के ज़माने में बच्चे भी डिसाइड करते हैं। पेरेंट्स ने छूट दे रखी है कि वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा या वकील बनेगा कि पत्रकार बनेगा। वो संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण अवबोधन स्तर का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्देशात्मक तथ्यों की व्याख्या करना, उदाहरण देना, वर्गीकरण करना,
तुलना करना तथा अनुमान के माध्यम से निर्देशात्मक संदेशों को समझाना है। इसके उद्देश्यों में उचित प्रक्रिया का उपयोग भी मुख्य रूप से सम्मिलित है। विषय वस्तु व्यापक और अधिक विस्तृत है, जिसमें वास्तविक जीवन की स्थितियों और सिद्धांतों और सामान्यीकरणों का उपयोग सम्मिलित है। शिक्षण पद्धतियाँ और उपकरण, टीचिंग मेथड एंड इक्विपमेंट, यह निम्नलिखित रूप से सम्मिलित है। व्याख्यान एवं सह प्रदर्शन, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन फर्स्ट क्लास शुरू होने से पहले दिया जाता है। यह सभी यूनिवर्सिटीज स्कूलों में होता है कि अगर कोई बच्चा नाम लिखाने गया या उसको डेमो क्लासेस दिए जाते हैं कि हम ये चीज़ें पढ़ाएंगे आपको। चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि टीचर एक सब्जेक्ट दिया, उसमें जितने सारे स्टूडेंट हैं वो अब चर्चा करके, अब जैसे कि एग्जाम्पल में एक सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, इस टाइप के टॉपिक दिए जाते हैं। तो उस पर वो चर्चा डिस्कशन किया जाता है और सभी लोग इस पर लेख लिख के और सुनाने के प्रयास करते हैं। आगात्मक, निर्णयात्मक, एक दिन का प्रधानमंत्री, आगात्मक, निर्णयात्मक, इंडक्टिव, डिडक्टिव, उदाहरण और स्पष्टीकरण, एग्जाम्प्लिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। कक्षा में विशिष्ट उदाहरणों का उपयोग किसी बिंदु को स्पष्ट करने, रुचि में संबोधन करने के लिए किया जाता है। इसमें कक्षा को वातावरण अधिक सक्रिय होता है और अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रेरित हो जाती है। शिक्षण के अवबोध स्तर पर भी प्रेरणा बाह्य होने के साथ साथ आंतरिक स्थिति प्रकृति भी होती है। इस विधि में मुख्य रूप से निम्न शिक्षण उपकरण सम्मिलित है। प्रतिरूप मॉडल, लेखा चित्र, चार्ट, दीप्ति या कोष वाले कार्ड, फ्लैश कार्ड। प्रतिरूप जैसे कि शुरू क्लास में बच्चों को दिखाया जाता है, ए फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, इस टाइप के। लेखा चित्र, चार्ट, ग्राफ के रूप में। दीप्ति या कोष वाले कार्ड जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीखने वाले कार्ड होते हैं, अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक्स। प्रतिमा, पिक्चर, कि ये फलाने चीज की फोटो है, ये फलाने चीज की मूर्ति है, इस टाइप से। शिक्षार्थी शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से अवधारणाओं को अधिक सरलता से समझ सकते हैं। शिक्षार्थी शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से अवधारणाओं को अधिक सरलता से समझ सकते हैं। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता और स्तर के अनुसार सही सहायता उपकरण का प्रयोग कराना चाहिए। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं।
यहाँ निबंध का मतलब है 15 से 20 नंबर वाले क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 1 मार्क्स फॉर इच। लेकिन हर एक बार शिक्षा नीति का सुधार होता है। कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम कि कब क्या किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अवबोध स्तर का अधिक व्यापक मूल्यांकन करने में तथा परीक्षणों और उपकरणों के लिए उचित योजना की आवश्यकता होती है। नियोजित परीक्षण छात्र को समझने, विश्लेषण करने, संश्लेषित करने और भेदभाव करने की क्षमता को मूल्यांकन रखते हैं। इसके साथ ही मौखिक और लिखित परीक्षणों का उपयोग करके इन क्षमताओं की जांच की जा सकती है। इसमें व्यवहारिक ज्ञान के परीक्षण के लिए कुछ कार्यक्षेत्र भी शामिल होने चाहिए और सम्मिलित होने चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका, रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर। शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करता है। शिक्षण सामग्री मतलब विषय वस्तु, और उसमें रुचि उत्पन्न कराता है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का क्रम, निर्देशन का तरीका और मूल्यांकन में प्रयुक्त विधियां शिक्षक के पास रहती है। शिक्षार्थियों की भूमिका अधिक सक्रिय होती है। उन्हें इस स्तर पर कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इस स्तर के प्रतिभागी माध्यमिक शिक्षार्थी हैं। यह सारी रूपरेखा शिक्षक द्वारा ही निर्धारित की जाती है। शिक्षण का स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, हंट। इस हंट भी एक लेक्चरर ही है। इस स्तर का मुख्य प्रस्तावक है। यह स्तर शिक्षण का उच्चतम और सबसे व्यवहारिक स्तर है। समाज अपेक्षा करता है कि एक व्यक्ति पूरे परिदृश्य को समझने और उस अपने ज्ञान को लागू करने में सक्षम होना चाहिए। इसे आत्मनिरीक्षण स्तर, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ किसी चीज के बारे में गहराई से विचार करना भी है। यह अत्यधिक विचारशील और उपयोगी है। छात्र प्रारंभिक स्थान पर है और शिक्षक माध्यमिक स्थान ग्रहण करते हैं। एक शिक्षार्थी इस स्तर पर स्मृति स्तर और बुद्धि स्तर के लाभ के बाद ही प्राप्त कर सकता है। चिंतनशील स्तर शिक्षार्थियों को जीवन में वास्तविक समस्या संबंधी स्थितियों को हल करने के लिए प्रेरित करता है। इस स्तर पर छात्र को वास्तविक समस्या की स्थिति का सामना करना पड़ता है। कक्षा का वातावरण पर्याप्त रूप से मुक्त और स्वतंत्र, फ्री एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ समस्या की पहचान की जाती है, उसे परिभाषित किया जाता है और फिर समाधान ढूंढा जाता है। इस स्तर पर विद्यार्थी की मौलिक सोच और क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षक को लोकतांत्रिक होना चाहिए। ज्ञान को छात्रों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। छात्र सक्रिय हो जाते हैं। उन्हें नवीन और कल्पनाशील बनने की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन के लिए निबंध प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। दृष्टिकोण, विश्वास और भागीदारी का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
चिंतन स्तर और शिक्षक के गुण। मेरिट और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इस स्तर पर शिक्षक झुकाव से और शिक्षार्थी पर अधिक केंद्रित है। इस स्तर पर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अधिक अंतःक्रिया होती है। शिक्षक का यह स्तर उच्च वर्ग के लिए उपयुक्त है। चिंतन स्तर शिक्षण के दोष। डिमेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। यह अधिकतर मानसिक रूप से परिपक्व बच्चों के लिए उपयुक्त है। जो कच्चे होते हैं बच्चे हैं उनके लिए उपयुक्त है ही नहीं। अध्ययन सामग्री न तो संगठित है और न ही पूर्व नियोजित या व्यवस्थित है। शिक्षक विकास के 4 चरणों को विकासशील, कुशल और निपुण और प्रतिष्ठित, डेवलपमेंट, प्रोफिशिएंट, एकम्प्लिश एंड डिस्टिंग्विश के रूप में परिभाषित किया जाता है। बोस्टन विश्वविद्यालय से जुड़े केविन ए रसायन ने शिक्षण के 4 चरणों को काल्पनिक उत्तरजीविता, महाभारत और प्रभाव के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। संज्ञान और मेटा संज्ञान का या मेटा कॉग्निजेशन एंड मेटा कॉग्निजेशन। ये अवधारणाएं चिंतनशील प्रथाओं से जुड़ी हुई है। संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें स्मृति, ध्यान और भाषा का निर्माण और समझ और तर्क करना सीखना और समस्या के समाधान और निर्णय लेना सम्मिलित है। इसे अक्सर सूचना प्रसंस्करण, ज्ञान को लागू करने और प्राथमिकता को परिवर्तित करने के रूप में जाना जाता है। मेटाकॉग्नाइजेशन ज्ञान का ही एक प्रकार है। यह स्वयं की विचार प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और समझ होती है जिसको किसी व्यक्ति के अपने स्वयं के संज्ञान के बारे में ज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। यह मूल रूप से आवेदन का ही भाग है। पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, पाठचर्या और पाठ्यक्रम। करिकुलम फ्रेमवर्क एंड करिकुलम एंड सिलेबस। वर्ष 1976 1976 तक भारतीय संविधान ने राज्य सरकार को पाठ्यक्रम सहित शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद केंद्र केवल नीतिगत मुद्दों पर राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की पालना करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी ने वर्ष 1975 1975 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ की स्थापना की थी। वर्ष 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था और वर्ष 1986 में पहली बार पूरे देश में शिक्षा पर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 थी जो एनसीएफ को आधुनिक साधन के रूप में परिकल्पित करती है। सामान्य बुनियाद मूल्यों और शिक्षा के तुलनीय
मानकों को सुनिश्चित करते हुए भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता का जवाब देने की क्षमता को ध्यान रखते हुए, शिक्षा को ध्यान रखते हुए एनपी 1986 में एक प्रासंगिक, लचीले और शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम पर जोर दिया गया। एनसीएफ को बाद वर्ष में 1988, 2000 और 2005 में संशोधित किया गया। पाठ्य चर्चा ढांचा एक ऐसी योजना है जो व्यक्ति और समाज दोनों के संबंध में शैक्षिक उद्देश्यों की व्याख्या करती है। यह योजना बच्चों को एक शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिगम के अनुभवों के प्रकार की ओर, समझ की ओर ले जाता है। पाठ्यक्रम को नियोजित गतिविधियों के कुल योग के रूप में माना जाता है जो अधिगम की सुविधा प्रदान करते हैं। विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह समझने की एक योजना है कि किन आवश्यकताओं को व्यवहार में लाया जाना है, शिक्षार्थियों के बीच में कौन से ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को जानबूझकर विकसित किया जाना है। इसमें सामग्री के चयन के लिए मानदंड के विवरण और सामग्री के लेनदेन के साथ मूल्यांकन का विभिन्न ढंग सम्मिलित है। यह निम्नलिखित कारकों से संबंधित है। किसी विशेष स्तर या कक्षा में उस शिक्षा का सामान्य उद्देश्य, परिविषयवार अधिगम के उद्देश्य की सामग्री, पठन पाठन और लेखन का सब्जेक्ट, पढ़ाई और कोर्स का समय आवंटन, शिक्षण अधिगम अनुभव, शिक्षण अधिगम अनुसंधानात्मक सुविधाएं और सामग्री, कोर्स कंटेंट मटेरियल्स, अधिगम और मूल्यांकन और शिक्षार्थियों की प्रक्रिया। पाठ्यक्रम एक लेखक पात्र डॉक्यूमेंट है जो सभी विषयों की सामग्री और कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण का विवरण देता है। पाठ्यक्रम कवर किए जाने वाले विषयों की एक वर्णनात्मक सूची और उनकी सामग्री का सारांश है। यह वर्णन और अधिक सारांशित करता है कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार यह हमें अनुसूची, मूल्यांकन, सपूत, नियत कार्य, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और परीक्षा आदि की आवश्यकता की जानकारी देता है। पाठ्यक्रम और पाठचर्चा के बीच मुख्य अंतर। डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। पाठ्यक्रम को विशेष विषय पढ़ाए जाने वाले विषयों के सारांश के रूप में वर्णित किया जाता है। पाठ चर्चा एक शैक्षिक प्रणाली या पाठ्यक्रम के रूप में सिखाई जाने वाली समग्र सामग्री को संदर्भित करता है। पाठ पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा पाठ्यक्रम की तुलना में एक व्यापक दायरा है। पाठ्यक्रम प्रकृति में वर्णनात्मक है, लेकिन पाठ चर्चा निर्देशात्मक है।
पाठ्यक्रम शिक्षक से शिक्षक भिन्न होता है। डिफरेंट डिफरेंट, हालांकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मान्यताएं हैं। एक शिक्षक ने, जैसे कि एग्जाम्पल मैथमेटिक्स है, उसको समझाने का तरीका हर एक शिक्षक का अलग अलग होता है। जैसे कि एक शिक्षक बताता है किसी और मेथड से, कोई शिक्षक बताता है किसी और मेथड से, लेकिन आंसर तो वही आएगा जो आंसर आने हैं, रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। जबकि पाठ्य चर्चा सभी शिक्षकों के लिए सामान्य होता है। जैसे मैथमेटिक्स में बनाने का तरीका अलग अलग हो सकते हैं, बट उसका रिजल्ट जो उसके बाद प्राप्त हुए वो सेम होते हैं। माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में पाठ्यक्रम की शुरुआत में शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम सुलभ है। वे इसे अपने अध्ययन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर शिक्षार्थियों का मतलब स्टूडेंट को पाठचर्या तक जब तक उपलब्ध नहीं कराई जाती तब तक वे विशेष रूप से इसके लिए नहीं कहते। पाठ चर्चा के विपरीत पाठ्यक्रम एक विशेष विषय के लिए निर्धारित किया जाता है, जो अध्ययन की एक विशेष अवधि या कार्यक्रम को कवर करता है। जैसे कोई कोर्स डिप्लोमा हो गया, वो 1 साल का हो गया। 6 मंथ के भी कोर्सेज होते हैं, और बाकी जो फिक्स होते हैं वो 3 साल, 2 साल, 5 साल का कोर्सेज होते हैं। पाठ्यक्रम अधिकतर स्कूलों शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाता है। इसके विपरीत पाठचर्चा सरकार, स्कूल और कॉलेज प्रशासन द्वारा तय किया जाता है। एक पाठ्यक्रम की पूरी अवधि केवल 1 वर्ष के लिए होती है, लेकिन पाठचर्चा अवधि पूरा होने तक होती है। यह स्कूलों में ये एक वर्ष की, यहाँ पर 1 वर्ष की अवधि का मतलब ये होता है कि एक क्लास की अवधि 1 साल के लिए होती है, लेकिन इन हायर एजुकेशन ये डिपेंड करता है, मतलब कि कौन सा कोर्स किस छात्र ने लिया हुआ है, कितने साल तक चलेगा। लेकिन पाठ चर्चा अवधि के पूरा होने तक होती है। इसका लेसन जो प्लान जो है वो जब तक कि ना एग्जाम हो जाए तब तक चलते रहता है। पाठ चर्चा के लिए बुनियादी दृष्टिकोण: विषय केंद्रित पाठ चर्चा, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। यहाँ यह माना जाता है कि सार्वभौमिक और उद्देश्य ज्ञान का सीधे उन लोगों से प्रेरित किया जा सकता है जिन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। व्याख्यान छात्रों को विषय ज्ञान का संचार करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ढंग है। छात्र सामान्य पर शिक्षक या पाठ्यपुस्तक द्वारा प्रदान की गई विषय सामग्री को याद करते हैं। परीक्षाएं छात्रों के सामग्री ज्ञान का परीक्षण करती है। व्यवहारवादी पाठ्य चर्चा, बिहेवियरल लिस्ट करिकुलम। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक
अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन के रूप में देखते हैं और अधिगम के उद्देश्यों को व्यवहार परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ज्ञान क्रिया की क्षमता है जिसे कार्यों के सफल प्रदर्शन के रूप में पहचाना जाता है। यह निर्धारित करने या एकमात्र ढंग है कि विद्यार्थी कुछ जानते हैं या नहीं जानते। यह देखना है कि कुछ जानते हैं अथवा नहीं जानते। यह देखना है कि कुछ स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम के तब तक उपलब्ध नहीं कराई जाती जब तक विशेष रूप से इनके लिए नहीं कहते। पाठ्य चर्चा के विपरीत पाठ्यक्रम एक विशेष विषय के लिए निर्धारित किया जाता है जो अध्ययन की एक विशेष अवधि या एक कार्यक्रम को कवर करता है। पाठ्यक्रम अधिकतर शिक्षार्थियों द्वारा तैयार किया जाता है अधिकतर शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाता है। इसके विपरीत पाठ्य चर्चा सरकार, स्कूल और कॉलेज प्रशासन द्वारा तय किया जाता है। एक पाठ्यक्रम की अवधि 1 वर्ष के लिए होती है, लेकिन पाठ्य चर्चा पूरी होने के लिए पूरा होने तक पाठ्य बेसिक अप्रोच ऑफ करिकुलम पाठ्य चर्चा के बुनियादी दृष्टिकोण। विषय केंद्रित पाठ्य चर्चा सब्जेक्ट सेंट्रेड करिकुलम। यह माना जाता है कि सार्वभौमिक उद्देश्य से ज्ञान सीधे उन लोगों से प्रेषित किया जाता है जिन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। व्याख्यान छात्रों को विषय ज्ञान का संचार करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ढंग है। छात्र सामान्य तौर पर शिक्षक या पाठ्यक्रम द्वारा पाठ्य पुस्तक द्वारा प्रदान की गई विषय सामग्री को याद करते हैं। परीक्षाएं छात्रों के सामग्री ज्ञान का परीक्षण करती है। व्यवहारवादी पाठ्य चर्चा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक छात्र सामान्य तौर पर शिक्षक पाठ्यक्रम पुस्तक द्वारा प्रदान की गई सामग्री को याद करते हैं। परीक्षाएं छात्रों को सामग्री का ज्ञान परीक्षण कराती है। व्यवहारवादी पाठ्य चर्चा बिहेवियरिस्ट करिकुलम व्यवहारवादी वैज्ञानिक अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ज्ञान क्रिया की क्षमता जिन कार्यों के सफल प्रदर्शन के रूप में पहचाना जाता है वह निर्धारित करने का एकमात्र ढंग है कि विद्यार्थी कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं। यह देखना है कि कुछ स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत निम्नलिखित है। योग्य आधारित पाठ्य चर्चा मानदंड समर्थित पाठ्य चर्चा दक्षता अधिनियम योजनाबद्ध अधिनियम। योग्यता आधारित पाठ्य चर्चा में टर्मिनल दक्षताओं को व्यवहारिक शब्दों में परिभाषित किया गया है। फिर इन्हें उप दक्षताओं और उप निरूपित किया जाता है। योग्यता आधारित पाठ्य चर्चा अधिगम का न्यूनतम स्तर भारत और कुछ अन्य देशों में
विकसित किया गया है। व्यवहारवादी पाठ्य चर्चा में शिक्षक पाठ्य चर्चा और विकासकर्ताओं द्वारा विकसित पाठ्य चर्चा को क्रियान्वित करने के लिए सहायक होते हैं और शिक्षक पाठ्य चर्चा के साधन या साधन पर सवाल नहीं उठाते। व्यवहारवादी पाठ्यक्रम शिक्षार्थी के अनुभव संदर्भ और संज्ञात्मक व्यवहारवादी पाठ्य चर्चा व्यवहारवादी पाठ्य चर्चा में शिक्षक पाठ्य चर्चा विकासकर्ताओं द्वारा विकसित पाठ्य चर्चा को क्रियान्वित करने के लिए सहायक होते हैं और शिक्षक पाठ्य चर्चा के साधे या साधन पर सवाल नहीं उठाते। व्यवहारवादी पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों के अनुभव संदर्भ और संज्ञात्मक परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखना है। शिक्षार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में माना जाता है और शिक्षकों को ज्ञान के प्रेरक के रूप में माना जाता है। चाक और वार्तालाप शिक्षण का सामान्य ढंग है। शिक्षार्थी बिना किसी प्रश्न के चुपचाप अपने पाठों को याद करते हैं तथा उनका अध्ययन करते हैं। बचपन को समाज के भीतर वयस्कता की तैयारी के रूप में देखा जाता है और शिक्षा के उद्देश्य ऐसे ज्ञान और कौशल को विकास करना है जो छात्रों को अपने वयस्क जीवन में समाज की सेवा को पूर्ण करने में सहायक हो। में शारीरिक व्यवस्थाएं और कम बाहरी प्रेरणा आदतें एक विशेष विचारधारा का प्रभाव रहता है। सक्रिय प्रक्रिया का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ द एक्टिव प्रोसेस अधिगम एक व्यक्ति या निजी पसंद है, इसलिए कुछ अभ्यासों की आवश्यकता होती है और श्रव्य दृश्य यंत्र भी सहायता करते हैं। नियम और श्रव्य दृश्य यंत्र का मतलब यहाँ मोबाइल से है, मोबाइल लैपटॉप इत्यादि से है। नियम और अभ्यास का सिद्धांत किसी पर विचार के क्यों और कैसे कार्यों का नियम समझाया गया है, इसलिए एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा बेहतर अधिगम के लिए नियम डालने और अभ्यास को संतुलित करना चाहिए। प्रभावी संचार का सिद्धांत प्रिंसिपल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयुक्त श्रव्य दृश्य सब सहायता को एकीकृत करके बेहतर शिक्षक प्राप्त किया जा सकता है। सीखने की पद्धतियां लर्निंग मेथड्स अधिगम विभिन्न रूप ले सकता है। हमारे संवेदी अंग इसमें सहायता करते हैं। शिक्षण के अलावा बच्चों के सीखने कुछ तरीके को निम्न रूप से समझाया गया है। नियम और से अभ्यास या अभ्यास का सिद्धांत प्रिंसिपल एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिस
किसी विचार में के क्यों और कैसे को नियम द्वारा समझाया गया है। इसलिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा बेहतर अधिगम के लिए नियम और अभ्यास को संतुलित करना चाहिए। प्रभावी शिक्षा संचार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयुक्त दृश्य श्रव्य सहायता को एकीकृत करके बेहतर शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। सीखने की पद्धतियाँ। अधिगम अधिगम विभिन्न रूप से ले सकता है। हमारे संवेदी अंग इसमें सहायता करते हैं। शिक्षण के अलावा बच्चों को सीखने के कुछ तरीकों को निम्न रूप से समझाया गया है। अनुकरण, इमिटेशन। हम देखते हैं कि छोटी लड़कियां सामान्य तौर पर अपनी माँ की नकल करती हैं और छोटे लड़के अपने पिता की नकल करते हैं। वयस्क भी दूसरों की नकल करते हैं। कल आत्मविश्वास वाले या कम निश्चयात्मक लोग आत्मविश्वासी और निश्चयात्मक लोगों की तलाश करते हैं। अभ्यास और समय बीतने के साथ वे स्वयं भी आत्मविश्वासी और निश्चयात्मक भी हो जाते हैं। अवलोकन सीखने का एक दिलचस्प साधन है। यही यदि हम अपने नेताओं या बॉस और शिक्षक के सामाजिक व्यवहार के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उनके कार्यालय आवास पर जाके उनका बारीकी से निरीक्षण करना होगा। अनुभव। किसी अनुभव पर आधारित और अधिगम अनुभव और आधारित और अनुसरण करता है। हम अपने अनुभवों से बहुत सी बातों का अनुसरण करते हैं। जब हम कुछ अनुभव से गुजरते हैं तो उस पर चिंतन करते हैं तो कुछ प्रश्नों की सहायता से हम उनके उत्तर खोज के उनमें उससे बहुत कुछ सीखते हैं। शिक्षण, टीचिंग। शिक्षक एक विषय का चयन करते हैं। इससे सामग्री और शिक्षक एक विषय का चयन करते हैं। इससे सामग्री और कार्य विश्लेषण के अधीन करते हैं और व्याख्यान के माध्यम से छात्रों को विषय से अवगत कराते हैं। छात्र व्याख्यान सुनते हैं और परिणाम स्वरूप वे सीखते हैं। निर्देश सामान्य तौर पर संज्ञानात्मक कौशल के बजाय शारीरिक स्थान से संबंधित होती है। सामान्य तौर पर प्रणाली के रूप में सहायक स्पष्टीकरण के साथ प्रदर्शन सम्मिलित होता है। परिणाम स्वरूप शिक्षार्थी ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। परीक्षण और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर। जब किसी व्यक्ति को किसी समस्या का सामना करना पड़ता है और यह सुनिश्चित नहीं होता कि कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है तो वह परीक्षण और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर। जब किसी व्यक्ति को किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, यह सुनिश्चित नहीं होता कि कौन
कौन सा विकल्प उपयोग सबसे उपयुक्त है, तो वह उस विकल्प को चुन सकता है जो उसे लगता है कि वह सही है। यदि पाया जाता है कि यह काम नहीं करता तो दूसरे के लिए जा सकता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सही समाधान तक नहीं पहुंच पाता। परीक्षण और त्रुटि की इस प्रक्रिया में वह बहुत कुछ सीखता है। इससे गणित जैसे विषयों में सहायता मिलती है। परावर्तन रिफ्लेक्शन चिंतनशील में समस्याओं के वैकल्पिक समाधानों पर विचार करने और विचार करने की प्रवृत्ति होती है। इसके विपरीत एक आवेगी व्यक्ति बिना किसी विचार विमर्श के विशेष रूप से अनिश्चित स्थितियों के मामले में अनायास प्रतिक्रिया करता है। चिंतनशील व्यक्ति संज्ञानात्मक शक्तियों का उपयोग करता है, जैसे कि तर्क और विश्लेषण, उन चीजों को समझने के लिए और उसे करने के लिए आवश्यक है। प्रयोग एक्सपेरिमेंटेशन जब कोई व्यक्ति संदेह में होता है तो अंतर्ज्ञान और अनुमान पर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं हो सकती। वास्तविकता को जानने के लिए हमें प्रयोग का सहारा लेना पड़ता है। हमारी सोच एक बात हो सकती है, हकीकत कुछ और। यदि हम इसका प्रयोग करना चुनते हैं तो हम निश्चित रूप से वास्तविकता पर पहुंच सकते हैं। एक प्रयोग के दौरान हम कई चीजें सीखते हैं। जैसा कि हमने देखा, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। अधिगम में हमारी सफलता काफी हद तक सबसे उपयुक्त विधि का चयन करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है, न कि अधिगम हमारी सफलता काफी हद तक सबसे उपयुक्त विधि का चयन करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है, न कि सबसे अच्छी विधि पर। अधिगम के लिए पदार्थ की प्रकृति, उन उद्देश्यों को देखने के लिए से सीखा जाता है। पूछताछ पूछताछ सीखने की एक अच्छी प्रक्रिया है। जो सिद्धांत रूप से पूर्ण अभिसरण क्लोज इंडेड प्रश्न का केवल एक ही उत्तर होगा और पूर्ण भिन्न ओपन इंडेड प्रश्न के अंतर्गत उत्तर होंगे। प्रश्न तथ्यात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषण, काल्पनिक, निर्णयात्मक आदि हो सकते हैं। अधिगम की विशेषताएं, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक। अधिगम की कुछ विशेषताएं निम्न रूप से: अधिगम तथ्यात्मक है, एकात्मक है। लर्निंग इज यूनिटरी। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षार्थी एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में पूरी स्थिति पर एकीकृत साधन से प्रतिक्रिया करता है। इसका अर्थ है कि शिक्षार्थी एक ही समय बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से प्रतिक्रिया करता है। यह दृष्टिकोण शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। अधिगम एक जटिल संपूर्ण है। लर्निंग इज ए कॉम्प्लेक्स होल। यहाँ विभिन्न आयाम, ज्ञान, कौशल, अंतर्दृष्टि, मूल्य, दृष्टिकोण और व्यवहार है। इसकी चर्चा निम्न तीन मुख्य आयामी की गई थी: ज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, वूनर और असुबेल।
आंसू बेल और जैसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञानों के अनुसार प्रत्येक विषय में एक संरचना होती है जिसमें कुछ अवधारणाएं होती है। ज्ञान व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाता है। व्याख्यात्मक एक्सपोजिटरी विधियां जैसे व्याख्यान एवं प्रदर्शन परिमिति निश्चित रूप से बेहतर समझ में सहायता करती है। तार्किक संगठित सामग्री सरलता से प्रतिस्पर्धा संकटपूर्ण सोच क्षमताओं जिसे विश्लेषण और संश्लेषण में सम्मिलित हो जाती है। प्रतिमान से पता चलता है कि हम शिक्षकों को शिक्षार्थियों को विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन और सृजन जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं के उच्च स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है। कौशल का विकास डेवलपमेंट ऑफ स्किल। कौशल एक सीखी हुई गतिविधि है जिसे अभ्यास और प्रतिबिंब के माध्यम से विकसित किया जाता है। यह एक सीखी हुई गतिविधि को अच्छी तरह से और अपनी इच्छा से करने की क्षमता है। कौशल में कुछ करने की क्षमता, गतिविधि की दक्षता, योग्यता और विशेषज्ञता सम्मिलित है। कौशल का तात्पर्य कार चलाने या टेनिस रैकेट स्विंग करने जैसी गतिविधियों के में आवश्यक साइकोमोटर व्यवहारों को सीखना है। कौशल के विकास में निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। संज्ञानात्मक चरण, कॉग्निटिव घोषणात्मक डिक्लेरेटिव ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया गया ज्ञान। सहयोगी चरण, एसोसिएट स्टेज, व्यक्तिगत चरणों को बड़ी इकाइयों में जोड़ना। स्वचालन, ऑटोमेटेड स्टेज, जहां पूरी प्रक्रिया को बिना ज्यादा ध्यान दिए पूरा किया जा सकता है। अंतिम चरण में मस्तिष्क प्रक्रिया परिवर्तन रिफ्लेक्शन से परिवर्तित रिफ्लेक्टिव में परिवर्तित हो जाती है। अभिवृत्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स। अभिवृत्तियां एक व्यक्ति द्वारा धारण की गई मानसिक स्थिति है जो उस व्यक्ति के घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने के साधन को प्रभावित करती है और प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करती है। अभिवृत्तियों में सामान्यतः 3 आवश्यक संगम या आयाम होता है। संज्ञानात्मक आयाम, कॉग्निटिव डायमेंशन, विश्वास और युक्तिकरण, जो दृष्टिकोण को धारण करने की व्याख्या करता है। प्रभावशाली संज्ञानात्मक आयाम, कॉग्निटिव डायमेंशन, विश्वास और युक्तिकरण, जो दृष्टिकोण को धारण करने की व्याख्या करता है। प्रभावशाली आयाम, अफेक्टिव डायमेंशन, दृष्टिकोण के भावनात्मक पहलू जैसे पसंद नापसंद और रुचि की भावना। रचनात्मक या व्यवहारिक आयाम, कॉग्निटिव और बिहेवियरल डायमेंशन, इससे वह सीमा सम्मिलित है जिस पर कोई व्यक्ति उच्च दृष्टिकोण पर कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, वो जो धारण करते हैं। अधिगम नियोजित और अनियोजित हो सकता है। अधिगम सक्रिय भी हो सकता है और निष्क्रिय भी। अधिगम सामान्य तौर पर व्यक्तिगत होता है लेकिन इसको समूहों में भी उत्पन्न किया जा सकता है। अधिगम को एक प्रक्रिया और परिणाम दोनों स्वरूप में जाना जाता है। अधिगम को एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम वृद्धिशील हो सकता है और पूर्व सीखने और परिवर्तन के लिए संचयी रूप से जोड़ सकता है। किसी भी अनुभव और सफलता और किसी अन्य के चीज से सीखने को प्रेरित या ट्रिगर किया जा सकता है।
अधिगम की विशेषता। अधिगम संगठित व्यक्तित्व और सामाजिक स्व सक्रिय एकाग्र रचनात्मक हस्ताक्षरणीय शिक्षार्थी के आचरण को प्रभावित करता है। बहुआयामी शिक्षा। अधिगम के परिणाम अवांछनीय होने के साथ साथ वांछनीय भी हो सकते हैं। अधिगम का हमेशा एक नैतिक आयाम होता है। अधिगम स्व सक्रिय रचनात्मक और हस्ताक्षरणीय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिगम हमेशा बहुआयामी होता है। अधिगम की बुनियादी शर्तें। बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग। विभिन्न प्रकार के अधिगम में अधिगम के लिए उत्तरदायी बाह्य परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। अधिगम की बुनियादी परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सन्निहितता कॉन्टिग्यूटी। अधिगम की बुनियादी की स्थितियों में से एक निकटतम उत्तेजनाओं और उनके प्रति प्रतिक्रियाओं की लगभग एक साथ घटना है। यह शिक्षण पर भी लागू होता है। अभ्यास प्रैक्टिस। अभ्यास एक प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति होती है जिसमें प्रेरणा प्रतिक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स का अभ्यास आवश्यक है, जैसे शास्त्रीय अनुकूलन, चलता अनुकूल और कौशल सीखने में। सुदृढ़ीकरण। हम विभिन्न प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तरीकों के सुदृढ़ीकरण का उपयोग कर सकते हैं। पुष्टि फीडबैक यह ज्ञान प्रदान कर रहा है और की प्रतिक्रियाएं सही है या उन्हें संशोधन की आवश्यकता है। यह सीखने के लिए प्रतिक्रियाओं को दृढ़ करने के भी कार्य करता है। यह अधिगम की क्षमता को बढ़ाता है। सामान्यीकरण और भेदभाव। जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। सामान्यीकरण और भेदभाव दोनों को अधिगम की स्थितियों के बजाय घटना के रूप में बेहतर ढंग से परिभाषित किया गया है। अधिगम के प्रति शिक्षार्थी की प्रतिक्रिया। सिंह और शर्मा ने वर्ष 1987 में भागीदारी बढ़ाने के लिए कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रियाओं के प्रबंधन के लिए कौशल के 5 घटक व्यवहारों का सुझाव दिया गया है। पहला, उचित संकेत देना प्रमोटिंग। जब कक्षा में कोई उत्तर या प्रतिक्रिया न मिले, छात्रों को सुराग, संकेत, आंशिक उत्तर आदि के रूप में संकेत देना। पुनर्निर्देशन रीडायरेक्शन। जब कोई छात्र प्रश्न का सही उत्तर देने में सक्षम नहीं होता तो कुछ छात्र उत्तर पाने में उसकी सहायता कर सकते हैं। इस पुनर्निर्देशन के माध्यम से एक शिक्षक छात्रों के लिए अधिक से अधिक भागीदारी, सोचने के लिए अधिक समय सुनिश्चित कर सकता है और विचार मंथन शुरू कर सकता है। प्रेरणादायक वातावरण मोटिवेशनल क्लाइमेट। इस तरह के प्रेरणादायक वातावरण बनाने के लिए 2 कारक महत्वपूर्ण है, मूल्य और प्रयास। प्रेरित होने के लिए छात्रों को उस काम का महत्व देखना चाहिए जो वे कर रहे हैं और वह काम जो दूसरे करते हैं। एक शिक्षक को कक्षा में किए जाने वाले कार्य के मूल्य का प्रदर्शन करना चाहिए। उन्हें दैनिक जीवन में कार्य का मूल्य आकार बताकर किया जाता है। प्रयास में वह समय, ऊर्जा और रचनात्मकता सम्मिलित होती है जिसका उपयोग छात्र कार्य को विकसित करने के लिए करता है।
शिक्षक को वर्ष के आरंभ में ही अपनी कक्षाएं निर्धारित करनी चाहिए और अधिगम के लिए एक प्रेरक वातावरण बनना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है। प्रभावी निर्देश की दर, मात्रा, प्रकृति या सामग्री को लेकर अलग अलग करके पसंदीदा अधिगम की शैलियों के संदर्भ में व्यक्तिगत मतभेदों के प्रति संवेदनशील होता है। अधिगम में व्यक्तिगत अंतर के आधार पर शिक्षार्थियों के प्रकार, टाइप ऑफ लर्निंग ऑन बिहेवियर बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, विभिन्न आयु और चरणों में शिक्षार्थियों की कई सामान्य विशेषताएं होती हैं, लेकिन वे कई मायनों में काफी भिन्न भी होती हैं। छात्रों को जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षकों को समानताएं और अंतर दोनों समझने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे शिक्षक नहीं होते। यहाँ जरूरतों से मतलब यह है कि पढ़ाई की जरूरत, शिक्षार्थियों में उनकी आयु में विभिन्न संबंध में भिन्नताएं हैं, जैसे सांस्कृतिक वातावरण, पिछले अनुभवों, शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक मेकअप, लक्ष्य, जरूरतें आदि। अधिगम की घटना के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग इवेंट। अधिगम की घटना के मुख्य घटक इस प्रकार हैं। शिक्षार्थी को उत्तेजना की व्याख्या करनी चाहिए, अंत करना चाहिए, उन्हें जोड़ना चाहिए, उन्हें कुछ अर्थ देना चाहिए। उत्तेजना, कोई भी उत्तेजना या उत्तेजनाओं का समूह जिनके प्रति छात्र संवेदनशील है, उनकी अधिगम की स्थिति का हिस्सा बन सकता है। शिक्षार्थी की आंतरिक स्थितियाँ, ये धारणाएं, संज्ञानात्मक संरचना, आत्म अवधारणाएं, दृष्टिकोण, आवश्यकता, उद्देश्य, बहुत पिछली शिक्षा आदि। प्रतिक्रिया, अधिगम की स्थिति, प्रक्रिया, कोई क्रिया, प्रतिक्रिया। अब नेक्स्ट स्टेप पर आता है प्रत्याशा, एक्सपेक्टेंसी। शिक्षार्थियों को उद्देश्य के बारे में सूचित करना और सीखने के बाद में क्या करने में सक्षम होंगे। कार्यशील स्मृति की पुनर्प्राप्ति, रिट्राइवल ऑफ वर्किंग मेमोरी, पूर्व ज्ञान की याद को उत्तेजित करना। चयनात्मक धारणा, सिलेक्टिव प्रिपरेशन, विशिष्ट विशेषताओं के साथ सामग्री प्रदर्शित करना। अर्थ संबंधी संकेतीकरण से सिमेंटिक इनकोडिंग। अधिगम मार्गदर्शन, अर्थ संबंधी संकेतीकरण, सिनेमैटिक इनकोडिंग। अधिगम मार्गदर्शन, उत्तर देना, रिस्पॉन्सिव, शिक्षार्थी को प्रश्न प्रदर्शन करने के लिए कहना। सुदृढ़ीकरण, शिक्षार्थी को प्रतिक्रिया प्रदान करना। पुनर्प्राप्ति और सुदृढ़ीकरण, रिट्राइवल एंड रेनफोर्समेंट। शिक्षार्थी द्वारा अतिरिक्त प्रदर्शन और इसमें प्रतिक्रिया भी सम्मिलित है। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, विभिन्न समस्याओं का अधिक अभ्यास ताकि प्रतिधारणा को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा अलग अलग शिक्षार्थियों की अधिगम की शैली अलग अलग होती है। जैसे जैसे विविधता प्रतिदिन बढ़ती जाती है, वे एक ही अधिगम की घटना को अलग अलग साधन से देख, व्याख्या और मूल्यांकन कर सकते हैं।
इसलिए संचार माध्यम का चयन करने के लिए शिक्षार्थियों की विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिए। शिक्षार्थी उन संचार माध्यम से लाभान्वित होते हैं जो उनकी व्यक्तिगत अधिगम की शैली से मेल खाते हैं। इसलिए यह समझ में आता है कि किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छात्रों को विभिन्न तरीकों, संसाधनों और पथों को क्यों प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार एक निर्देशात्मक योजना तैयार करते समय अभिकल्पक डिजाइनर के लिए महत्वपूर्ण कार्य निर्देशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान करना है। अधिक जानकारी की तलाश। अधिक जानकारी की तलाश, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। किसी प्रश्न या उत्तर से संबंधित अतिरिक्त जानकारी यह सुनिश्चित करने के लिए पूछी जा सकती है कि छात्र ने अवधारणा को ठीक से समझा है या नहीं। पुनः ध्यान केंद्रित करना, रिफोकसिंग। यदि छात्र का उत्तर सही है तो उसे सामान्य या नई परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान को जोड़ने के लिए कहा जा सकता है। यह अर्जित ज्ञान के बेहतर अनुप्रयोग में सहायता करता है। आलोचनात्मक जागरूकता बढ़ाना, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। यदि कोई छात्र सही उत्तर देता है तो शिक्षक छात्रों के बीच आलोचनात्मक सोच या जागरूकता बढ़ाने के लिए उच्च क्रम के प्रश्न रखता है। तो यहाँ पे उच्च क्रम और नीच क्रम के प्रश्न का मतलब ये है कि डिफिकल्टी लेवल लो, इजी, इजी, लो मीन्स इजी, और मीडियम मीन्स थोड़ा सा हार्ड, और हाईली डिफिकल्ट मीन्स बहुत हार्ड क्वेश्चन। अधिगम का वातावरण, लर्निंग इन्वायरमेंट। अधिगम का एक सतत गतिशील प्रक्रिया है। यह व्यक्तियों और पर्यावरण के बीच बातचीत का परिणाम है जिसमें वे काम करते हैं। अधिगम के वातावरण को परिस्थितियों और प्रभावों के सम्मिश्रण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जिसमें एक व्यक्ति स्थित है। अधिगम का वातावरण उस परिवेश का कुल योग है जिसमें व्यक्ति अनुभवों को समृद्ध करने के लिए बातचीत करते हैं। इस प्रकार ये अधिगम की ओर अग्रसर होते हैं। अधिगम के माहौल का वर्णन करते समय कई सिद्धांत में चलन। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक बंडूरा एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक बंडूरा ने अपने सामाजिक शिक्षण सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि अवलोकन और अनुकरण की प्रक्रिया के माध्यम से नए व्यवहार को सीखा जा सकता है। यह व्यक्तिगत विशेषताओं, व्यवहार और पर्यावरणीय कारणों के बीच बातचीत का परिणाम है। सामाजिक वातावरण के अतिरिक्त भौतिक वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है। एक रचनावादी विचारक वायगोत्स्की का मानना है कि सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कार्यों जैसे भाषा पर महारत, सामाजिक
बातचीत के माध्यम से हो सकती है। अधिगम के माहौल में बदलाव से अधिगम के भिन्न भिन्न परिणाम आते हैं। भिन्न प्रकार के स्थान के आधार पर यूनेस्को ने वर्ष 1984 में निम्न प्रकार से अधिगम को वर्गीकृत किया: औपचारिक, अनौपचारिक एवं गैर औपचारिक। इसका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। पाठ्य चर्चा के अनुभव सामान्य तौर पर लक्ष्य समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए तैयार किए जाते हैं। यह व्यापक, आधारित और सामान्य प्रकृति के बजाय अधिक व्यक्तिगत है। अधिगम के अनुभवों का लेन देन सामुदायिक संसाधनों के इर्द गिर्द केंद्रित होता है। Have any question? Feel free to ask your query. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe for more educational content.